पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाक फोर्सेस की बात हो रही है और आज हम ट्रिब्यूट सलाम पेश कर रहे हैं हमारे जो पाक फौज के जो बहादुर जो हीरोज़ हैं उनको। फ़्लाइट लेफ्टिनेंट दानियाल अकबर से मैं पूछूंगी कि कितना जो हमारी फोर्सेस हैं या जो हमारे जो बहादुर जो फ्लाइट्स हैं कितना वक्त चाहिए होता है या कितना वक्त लगता है जब आपको पता चलता है कि दुश्मन आप पर अटैक करने वाला है या कर सकता है, तो कितनी देर में हमारी जो फोर्सेस हैं वो रेडी हो जाती हैं? I mean, it is just a matter of minutes. Minutes. I will not say that it will take a long time. It's a small amount of time. We just take this much time and we just get into the air and proceed to the point where we are being directed. जहाँ पे हमें बताया जाता है एयर डिफेंस की तरफ से कि आपने इस डायरेक्शन में जाना है, यहाँ से इंट्रूजन का पॉसिबल हो सकती है वहाँ पे, तो इट जस्ट अ मैटर ऑफ मिनट्स। और जो ये जो सारा वाक़या पेश आया था हमारे जो विंग कमांडर नुमान अली और स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी जिन तैयारों पर मौजूद थे, हमें ज़रा थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप ज़रा इन तैयारों के बारे में भी अगर आप बताएं। देखिए, हमारे पास माशाल्लाह से स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। हमारे पास बड़े अच्छे फ्लीट के जहाज़ हैं। हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं या हमारे इवन सपोर्ट के जो जहाज़ भी हैं वो बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। मतलब वी आर कंपैटिबल टू आवर एडवर्सरी टू एनी एयरफोर्स। माशाल्लाह मतलब बड़े अच्छे सिस्टम्स हैं हमारे। तो जिस तरह दानियाल ने बताया, हमें रडार स्कोप पे नज़र आ रहा होता है। एयर ऑपरेशंस बेसिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अगर आपका 10 सेकंड भी कोई डिसीजन डिले गया या इवन उस 10 सेकंड में आपने कोई रॉन्ग डिसीजन लिया तो इट कैन कम आउट विद अ डिज़ास्टर। जिस तरह उनके केस में हुआ, उनके डिसीजन गलत हुए, उनके लिए भी मैटर ऑफ सेकंड्स था, लेकिन लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म मैं कहूँगा या बुखलाहट मैं कहूँगा कि वो उस वक्त उस मेंटल कैपेसिटी में नहीं थे कि वो राइट डिसीजन ले सकते। तो मैटर ऑफ सेकंड्स होता है और मतलब दानियाल ने मिनट्स का बताया है। मिनट्स में आप रिएक्ट करना होता है और बड़ी एयर ऑपरेशंस आर ऑलवेज फ्लूइड, मतलब चेंज हो रहे होते हैं, सेकंड्स में चेंज हो रहे होते हैं। एक वक्त में कुछ हो रहा होता है, अगले लम्हे कुछ हो रहा होता है। तो हमें चूँकि इतनी कॉन्स्टेंटली इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है हमारी नॉर्मल रूटीन में कि हमारे लिए वो लम्हात भी ना बड़े नॉर्मल होते हैं। जिस तरह उमेर ने बताया, हम इमोशनली बड़े स्टेबल होते हैं। हमारे हीरो इमाम आलम साहब कहा करते थे कि जब एक अफसर जंग में जाता है तो उसके इमोशंस काफ़ी साइड पे हो जाते हैं। उस वक्त उसके सामने एक ही चीज़ होती है कि मैंने अपने प्रोफेशन को फॉलो करना है, मैंने अपने ट्रेनिंग पे बिलीव करनी है, मैंने अपना टारगेट कैसे अचीव और बिल्कुल, और मेरे जिस्म के साथ जो ये झंडा लगा हुआ है तो मैंने इसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी करना है। उसके लिए बेशक मुझे अंदर जाना पड़े, मुझे अल्लाह ना करे मेरी जान चली जाए उसमें, तो यू हैव टू डू इट इन अ प्रोफेशनल वे। आपने अपनी ट्रेनिंग पे बिलीव करना है और अल्लाह ताला से मदद मांगनी होती है। मैं चाहूँगी कि आज हम हमारे जो हीरोज़ रह चुके हैं उनको भी ट्रिब्यूट पेश करें। नियो पाकिस्तान में हम उनकी कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं कर सकते हैं और हमेशा हमारे इन हीरोज़ का जो नाम है वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। उनकी कुर्बानियाँ जो हैं, उन्होंने कैसे बहादुरी का जो है सबूत दिया, अपनी जानों का जो उन्होंने नजराना पेश किया, उसकी मिसाल पूरी दुनिया के सामने है। और एक नाम जिसको हम कभी फरामोश नहीं कर सकते, दैट इज़ MM आलम साहब। सो आई एम श्योर कि जब कोई भी एयरफोर्स में या किसी फोर्स में आता होगा तो वो अपने हीरोज़ और ये जो लेजेंड्स हैं मेरे ख्याल से इनको देख के या इनकी लाइफ हिस्ट्री देख के भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती होगी और उनके जो कारनामे। मैं यहाँ एक आपको बात बताऊँ, मुझे याद आ गया। मैं जब कॉलेज में था तो MM आलम साहब हमारे पास एक फंक्शन में आए एज ए चीफ गेस्ट और मुझे आई स्टिल फील प्राइड, आई मेट हिम लाइक वेरी क्लोजली। तो उन्होंने एक बात कही, कहते कि मैं ओवर 60 हो गया हूँ और स्टिल मेरे अंदर इतना जज्बा है और मेरी इतनी ख्वाहिश है कि अगर अभी जंग लग जाए तो मैं अभी मेरा दिल करेगा कि मैं जहाज में बैठूं और दुश्मन पे अटैक कर दूं। एंड ही वाज लिटरली ओवर 60 और हमारे यहाँ जो जज्बा है वो अनबीटेबल है। और उनको मिलके जो हम सारे स्टूडेंट कॉलेज के जो हमारा जो जज्बा था उस आई स्टिल रिमेंबर, इतना लग रहा था जैसे ऐसे लग रहा था जैसे हम सब एग्जैक्टली जैसे कि आज के शो में मैं अपनी टीम से भी बल्कि बात कर रहे थे कि यूजुअली जब हम इस तरह के शोज करते हैं ना, मतलब तो यू फील प्रेशर समहाउ, यू नो, क्योंकि कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है। बट मैं जब सुबह आई स्टूडियो में और आई फील सो रिलैक्स, मैं आपको बता नहीं सकती, और स्ट्रेस
थी ही नहीं, क्योंकि जो पैकेज जो तैयार किया हमारी टीम ने और जो जज्बा इस एंथम का या सॉन्ग का हमें मिलता है, मेरे ख्याल से हम वहीं पे हमारे अंदर वो जज्बातियत इतनी ज़्यादा है और वो जज्बा इतना ज़्यादा है कि हमें लग रहा है कि बस भेज दें आप हमें, सरहदों पर भेज दें और हम जो है 2-4 को तो गिरा कर ही आ जाएंगे। ये जज्बा, और मेरे ख्याल से कि ये बड़ा एक सपोर्टिंग एलिमेंट है। आई लव इट कि जो हमारी आवाम है वो जितना हमारी फोर्सेस से जो मोहब्बत करती है, जो लगाव है कि यहाँ पर कुछ हुआ नहीं और मतलब ज़मीन पर सारे जो है ना वो एक्टिव हो गए हैं कि सबका दिल करता है कि बस बस हम भी कुछ कर छोड़े। इसी से रिलेटेड हमारे DCS ऑपरेशंस थे, एयर मार्शल हसीब पराचा अभी भी सर्विंग है, एयर मार्शल हैं, उनसे किसी ने सवाल पूछा कि आपकी इस ऑपरेशन में कोई ऐसी ख्वाहिश जो रह गई है। ही इज़ एन एयर मार्शल, 3 स्टार जनरल होते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि एक ही ख्वाहिश थी, मैंने सारी ज़िंदगी इस चीज़ की ट्रेनिंग की थी, बट एट दैट डे आई वाज नॉट इन द कॉकपिट, मैं डेस्क पे था, मैंने सारी प्लानिंग करनी थी, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं कॉकपिट में, हालांकि ही इज़ एन एयर मार्शल, काफ़ी सीनियर बंदे हैं, तो उनके उस वक्त ये जज्बात थे कि आई विश कि मैं इस वक्त कॉकपिट में होता। तो ये जज्बात आपके रहते हैं और होने भी चाहिए। पाकिस्तानी हर किसी का ये फ़र्ज़ है कि अपने घर को आप डिफेंड नहीं करेंगे, इससे अच्छी जॉब क्या हो सकती है कि आप अपने घर को डिफेंड करें। अच्छा, मैं ये भी चाहूँगी कि हमने बचपन से सुना है और देखा है, और कुछ हमारे फैमिली के लोग भी जो हमेशा आर्मी में गए या एयरफोर्स में या नेवी में, तो हम बड़ा फैसिनेट करते हैं देख के, हम बहुत पसंद करते हैं, और जो हमें एक डिसिप्लिन लाइफ एक नज़र आती है, और जो हमें बहादुरी, जैसे कि आपने बताया ना कि बस एक ही टारगेट है कि दुश्मन को कैसे जो है वो मात देनी है या सबक सिखाना है, वही टारगेट है, कोई इमोशंस भी सारी साइड पर है। तो मुझे आप तीनों से जानना है कि कैसी होती है बेसिक ट्रेनिंग हमारे पाक फौज के जवानों की। मैं ट्रेनिंग से एक स्टेप बैक जाऊंगा। जब हमारी सिलेक्शन हो रही होती है, इंटर सर्विसेज बोर्ड में हम जाते हैं, तो उसमें कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि जज होती हैं, वो क्वालिटीज़ का होना मस्ट है आपके। बेसिकली हमारी सारी सिलेक्शन पर्सनैलिटी बेस्ड होती है कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, जिसमें एक फैक्टर उमैर ने भी जिक्र किया, इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जंग में अगर आप इमोशनली अनस्टेबल हो गए तो यू कैन नॉट मेक राइट डिसीजंस। तो सिलेक्शन हमारी इस तरह की होती है कि उसमें बड़ी छानबीन करके आपको सिलेक्ट किया जाता है कि इसको मैं आगे भेजूंगा, ट्रेनिंग के लिए भेजूंगा, तो इस ट्रेनिंग के लिए सूटेबल है भी कि नहीं। और फिर जब हम ट्रेनिंग में जाते हैं तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन होती है एक सिविलियन लाइफ से आप एक मिलिट्री लाइफ में। मैं अगर अपना फर्स्ट डे ऑफ रिपोर्टिंग कोट करूं, तो जब मेरे सीनियर्स ने मुझे रिसीव किया तो मतलब आई वाज शॉक्ड कि मैं कहाँ आ गया हूँ। जिस तरह वो एक ड्रामे में भी एक जिक्र हुआ था, अल्फा ब्रावो चार्ली में, फर्स्ट डे उनके लिए बड़ा वो चैलेंजिंग हो गया था। जब एहद वफा में वो गुलजार हुसैन अपने रूममेट से कहता है कि मैं पता नहीं किस दुश्मन के इलाके में आ गया हूँ, ये दुश्मन की फौज है, हमारी फौज ऐसी नहीं हो सकती। तो पहले दिन आपकी वही फीलिंग होती है, लेकिन वो बेसिकली आपकी एक ट्रेनिंग का पार्ट है। बिल्कुल एक ट्रांजिशन होती है कि आपको एक सिविलियन पर्सनैलिटी से, आप कॉलेज से निकले होते हैं, 18 साल के यंग लड़का ही कहूँगा मैं, यंग लड़के होते हैं आप, तो उस वक्त से वो आपको ट्रांजिशन फेज़ में लेके आते हैं, आपकी पर्सनैलिटी चेंज कर रहे होते हैं कि अभी आपकी लाइफ वो नहीं है जो आपने आगे गुजारनी है। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और उसमें बड़ी हार्डशिप्स भी होती हैं, सख्त ट्रेनिंग होती है, आपकी रूटीन बड़ी डिफरेंट होती है जो आप अपनी सिविल लाइफ में गुजार रहे होते हैं। आपको सोने का टाइम कम मिलता है, आपकी फ़िज़िकल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा होती है, और फिर स्पेशली एयरफोर्स में आपने पढ़ना भी बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मली हम ये समझते हैं कि बस आप एक अफसर होंगे, लेकिन आप भागते भी हैं, आप पढ़ते भी हैं, दोनों काम कर रहे हैं। कोई इंसिडेंट, कोई याद, कोई बात अगर कोई शेयर करना चाहे, कुछ याद हो तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग हमें कुछ सुनाएं। और ये जो ब्रेक में बात कर रहे थे, हैट्स ऑफ टू आवर फोर्सेस, कि आप जो बता रहे थे हमें ब्रेक में, एक बड़े मज़े की गुफ्तगू हमारी हुई कि जब ये सारा ऑपरेशन हो रहा था, सो 26 को आपका वलीमा था, 25 को मेरा वलीमा 25 को आपका वलीमा था, 25 को मेरा वलीमा था। और चूँकि नॉर्मली हमें पहले से इंटेल इन्फो आ जाती है कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, तो मुझे मेरे ऑफिसर कमांडिंग का मैसेज आया कि शौकत यू विल हैव टू लीव फॉर ऑप्स एरिया, एंड मुझे पता है तुम्हारी कुछ और कमिटमेंट्स चल रही है। तो मैंने सर को मैसेज बैक किया, मैंने कहा सर डू यू वांट मी टू लीव राइट नाउ और शुड आई वेट। शादी की स्टेज पर शादी की स्टेज पे मैं बैठा हुआ था, फोटो सेशन चल रहा था।
I'm sure आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई फिल्मी कहानी है, लेकिन ट्रस्ट मी ये फिल्मी कहानी मैं नहीं है। ऑफिसर के जुमले को एंजॉय कर रहा हूँ कि तुम्हारी कुछ कमिटमेंट चल Oh रही है। God, oh my बंदे का वलीमा चल रहा है, God। that's professionalism। तो उन्होंने कहा कि आपके गेस्ट जब फारिग हो जाएं तो आप पैक करें, यू लीव। मुझे हमें पता होता है, हम सबको पता होता है कि वॉर में हमने किस पॉइंट से किस पॉइंट पे जाना है। तो फैमिली को कैसे बताया? तो फिर उस उन्होंने कहा यूर मेन आर वेटिंग, तो तुम जाओ उनको लीड करो और लेके जाओ आगे। तो मैंने अब मेरे फादर बिल्कुल इस चीज़ को नॉर्मल लेते हैं। उनको जब मैं मिलिट्री में आ गया था तो उनको पता था कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन जब मैंने अपनी मिसेस को बताया कि आई एम लीविंग टुडे और वलीमे के बाद मैं फ़ौरन निकल रहा हूँ, तो शी थॉट कि मैं कोई प्रैंक कर रहा हूँ उनके साथ। तो और नॉर्मल मुस्कुराई, कोई उन्होंने इस तरह का वो नहीं किया कि मतलब आप सच बोल रहे हैं। तो जब मैंने सामान पैक किया, गाड़ी में रखा, तो उस वक्त उनको लगा कि आप वाकई में जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा था, सिचुएशन ख़राब है बॉर्डर पे, तो मैंने जाना है आगे। एंड वंस आई कम बैक इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी रही मैं वापस आया तो फिर देख लेते हैं चीज़ों को। तो जब मैं पहुंचा अपनी जहाँ पे, तो क्या फैमिली की क्या बॉडी लैंग्वेज उस वक्त थी, आपकी वाइफ मैं की, तो आपकी उनको- फैमिली की? मैं तो उनको बहुत जल्दी छोड़ के आ गया था, लेकिन मैंने अपनी फैमिली को बताया था कि मतलब शी इज़ न्यू टू आवर फैमिली। आपको तो मेरी लाइफ रूटीन का पता था, इससे पहले भी मैं कुछ ऑपरेशंस में हिस्सा ले चुका था, अटैक्स हुए थे वॉर एंड टेरर में। तो मेरी फैमिली इस चीज़ के लिए, लेकिन जो एक नया मेंबर आपके घर फर्स्ट टाइम आपकी लाइफ में से जुड़ रहा है, उसके लिए तो बड़ा, क्योंकि ना इस लाइफ को मतलब कि अब आई एम श्योर कि अब चूंकि टाइम गुजर जाता है तो वो इस यूनिफॉर्म लाइफ को अंडरस्टैंड करते करते उनके टाइम लिए लगता है, routine लेकिन मेरा ख्याल है वो पहले moment दिन enjoy ही करती होंगी। अब जो बहन है हमारी, वो एंजॉय करती होगी कि यार ये भी उनके लिए होता तो है। अब रूटीन बन गई है ये चीज़ें कि आज मैं यहाँ हूँ, अचानक इंस्ट्रक्शन मिलती है कि कल वहाँ जाना है, तो कहते हैं अच्छा फिर मतलब इतना ही है, अच्छा फिर जाना है कहीं। तो वो एक चीज़ जैसे normal उमैर हो बता गई। रहे कि उनका जो वलीमा था उसी वीक में था। आपका क्या आज ये किस्सा हुआ, वो भी जरा शेयर करें हमारे साथ। वेल मैं तो अपनी रूटीन की तैयारियों में लगा हुआ था, तो एक ऑल ऑफ अ सडन मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ कि कोई इस तरह का सिनेरियो हो गया हुआ है। देन आई कॉल्ड बैक इन माय यूनिट कि सर क्या ऑर्डर्स हैं। एंड द वेरी नेक्स्ट डे मेरी बारात जानी थी एंड वेरी गुड ऑफ अच्छा, इधर तो वलीमा हो गया था, यहाँ पे बारात जानी है अभी। ओके। एंड द थिंग वाज कि मेरी फैमिली, माय इन-लॉज, माय वाइफ, दे ऑल वर मेंटली प्रिपेयर्ड एंड दे वर रेडी फॉर दैट। और मतलब एक्सपेक्ट करें कि आज शाम मेहंदी होनी है और लोग आना शुरू हो चुके हुए हैं एंड यू आर पैकिंग और आप जाना चाह रहे हैं, जी क्यों। बट राइट आफ्टर मुझे 2 दिन दिए गए कि जी आप वाइंड अप करो चीज़ें इमीडिएटली जिस तरह से भी है, एंड आप पहुँचे वापस। एंड मेरा जो वो टाइम फ्रेम है हनीमून का, आप कह सकते हैं कि वो सारे का सारा इसकी नज़र हुआ है। एंड इट्स अ गुड पार्ट एज वेल कि ये जो इनिशियल स्टेज था मेरी फैमिली के लिए, ये एक लाइफ टाइम लर्निंग है। शी वॉन्ट बी लाइक फीलिंग मतलब आपकी अलोन, फैमिली की भी ट्रेनिंग हो गई साथ ही ट्रेनिंग हो इससे गई। हमारे आगे की जिंदगी आसान आसान हो गई। ओके उनको यार, समझ लग गई कि इस तरह की कमिटमेंट शकी साहब आप देख रहे हैं कि इन्होंने पहला मैसेज किया कि क्या ऑर्डर्स हैं। हाँ। मतलब कि अगर हम लोग This is the way we respond. अगर हम अपनी शादी की मैं तो सोचती हूँ कि हमारी लाइफ में हम तो नंबर ब्लॉक कर देते हाँ, हैं, वो- प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस। और मैं उसके साथ साथ सोचता हूँ कि इनके इन-लॉज जो हैं Oh, yes. उनके लिए कितनी कितना, क्रिटिकल सिचुएशन हाँ, कि यार लड़की किसको दे रहे हैं। Exactly. तो इससे पता चलता इससे है पता कि चलता हमारे है। जो हीरोज हैं हाँ। उनकी जो प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं बिल्कुल। वो उनकी पर्सनल लाइफ से कहीं आगे हैं एंड दे आर एवरी टाइम रेडी कि उनको और नबिहा एज ए नेशन हम अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की मेहरबानी से इतने तैयार हैं एज ए नेशन कि हम अपने सोल्जर्स का साथ देते हैं। फैमिलीज उनका साथ देती हैं। जहाँ सोल्जर रेडी है एक ऑर्डर के ऊपर यस सर कह के महाज पर पहुंचने को, चाहे वो फौज का जवान हो, एयरफोर्स का ऑफिसर हो या नेवी का ऑफिसर हो, वहाँ पर फैमिलीज भी तैयार है उनको सपोर्ट करने के लिए। और ये एग्जाम्पल्स हमने 65 की वॉर में भी देखी, 71 की वॉर में भी देखी, कारगिल वॉर में भी देखी, और उसके बाद ये रिसेंटली ये जो पुलवामा के बाद इंसिडेंट हुआ, इस सारे में पाकिस्तान की पूरी कौम ने जिस तरह दुश्मन को ललकारा, दुश्मन को रिस्पॉन्ड किया। मैं समझता हूँ कि जो हमारे जो फौजी और सोल्जर्स बैठे होते हैं एयरफोर्स के सबके, इनका हौसला ही हमारी तरफ से जो हम इनको हौसला देते हैं, हमारा जो हौसला होता है वो इनका बलबला होता है। और मैं यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहूँगी उन सारे पेरेंट्स को जो कि इस वक्त शोज़ देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं बहुत छोटी थी और तब VCR होता था, हमारे बचपन की ये बात है जब DVD या CD प्लेयर नहीं आया था और फिल्में उसके ऊपर देखी जाती थी। तो कार्टून्स की बहुत सारी मूवीज़ के साथ साथ आई स्टिल रिमेंबर, और शायद मेरे पास अभी भी कहीं पे वो मौजूद हो, निशाने हैदर एक जो फिल्म थी और राशिद मिन्हाज पर, और उनका जो एक पूरी लाइफ स्टोरी
इतनी खूबसूरत मूवी ऐसी। मैंने अब चूंकि वो अपने बचपन में देखी, सो आई नो कि हमारे इस हीरो ने क्या किया। टुडे आई मिस कि हम शायद अपने बच्चों में ये चीज़ शायद ही ट्रांसफ़र कर पाए, या हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सो उन सारे पेरेंट्स को प्लीज़ टेल योर चिल्ड्रन अबाउट आवर हीरोज़, इनको इनके बारे में बताएं। एम आलम, राशिद मिनास, बहुत सारे ये जो हमारे हीरोज़ हैं, बच्चों को बताना बिल्कुल बताना चाहिए। और जो पेरेंट्स, चूँकि आई एम श्योर हमारे सिलेबस का ये हिस्सा है, लेकिन जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग हो सकता है। एक छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो राशिद मिन्हास और एम आलम की भी याद ताज़ा करेंगे, उनको भी ट्रिब्यूट पेश करेंगे इन न्यू पाकिस्तान। स्टे विद अस। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और अभी जो हीरोज़ हमारे शो पर मौजूद हैं, मैं चाहूँगी कि उनका हीरो कौन है कि जब आप बुलंद हवाओं में परवाज़ करते हैं तो मोटिवेशन, आई एम श्योर कि मोटिवेशन कोई एक होती होगी जहन में, जहाँ पर आप अपनी जान की भी परवाह नहीं करते और इतना फोकस्ड होते हैं, तो वो मोटिवेशन कहाँ से आती है और वो कौन है? आई मीन थोड़ी देर पहले आपने एक बात की थी कि हमारी हिस्ट्री आई मीन इतनी रिच है, वी हैव फॉट 2-3 वॉर्स विद आवर राइवल्स, और उन्हीं वॉर्स के अंदर आपके लिए कुछ इंस्पिरेशन बन जाती है जिनको आप आई मीन फॉलो करने की कोशिश करते हैं अपने लाइफ के अंदर के, यार आई जस्ट वांट टू बी लाइक हिम। फॉर मी सरफराज रफ़ीकी फ्रॉम 1965 वॉर, आई जस्ट take inspiration from him. I mean what he did, सरगोदा से टेक ऑफ करते हैं 3 शिप के साथ। he knew it कि it's a one way mission, कि उन्हें पता है कि उन्होंने जाना है और एक एयरफील्ड को स्ट्राइक करना है, और वहाँ पे जाते हैं और कॉम्बैट के अंदर ड्यूरिंग द स्ट्राइक उनकी गन जैम हो जाती हैं एंड उन्हें पता है कि अब उनके पास एमिनेशन नहीं है। he could have retreated, वो वापस आ सकते थे वहाँ से, but the engagement of target was priority, और he started to stay in that area just for the sake of his wingman, कि वो अपने wingman को प्रोटेक्ट करने के लिए उस एरिया के अंदर, कॉम्बैट के अंदर, हॉस्टाइल एरिया के अंदर, एयरफील्ड के ऊपर वो वहाँ पे खड़े हुए हैं और अपने विंगमैन की टेल के पीछे आके बैठ जाते हैं और उसको बताते हैं कि भाई आई नो कि मैं थ्रेट में हूँ, बट द एंगेजमेंट ऑफ टारगेट इज़ प्रायोरिटी, यू जस्ट गो एंड एंगेज दैट टारगेट। वो दुश्मन आता है और वो जो एक्चुअल जहाज़ है जिससे टारगेट एंगेज करना है उसको मारने की बजाय सरफराज रफ़ीकी जो कि वापस आ सकते थे, and he gave his life for his country. I mean, this is the शुजाअत का मुजाहिरा उन्होंने किया, आपके लिए वो मोटिवेशन है और आपके लिए आप उनको हमेशा मतलब कि जो लेगेसी या जो बहादुरी का मुजाहिरा उन्होंने किया, आप उनको फॉलो करते हैं। और इसी तरह कोई हमारा एक हीरो नहीं है, हमारे बहुत सारे हीरोज ऐसे हैं। आप सर किसको? मैं बेसिकली जिस प्रोफेशन से मेरा ताल्लुक़ है, मैं 65 वार के एम आलम और सरफराज रफ़ीकी के काउंटर पार्ट थे एयर कमोडोर रिटायर्ड फ़ारूक हैदर ख़ान। मतलब जितनी उनने उस वक्त में प्रोफेशनल कंट्रोलिंग की थी, हालांकि उस वक्त एयर डिफेंस हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन जो लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल रिसोर्स थे उन्होंने जिस तरह उनको यूटिलाइज़ किया और जिस तरह उनको नीचे से उन्होंने कंट्रोल किया, सरफराज रफ़ीकी को, एम आलम को, जो उन्होंने वेम्पायर्स मारे थे 4, तो उस वक्त भी सर फ़ारूक हैदर ख़ान ही नीचे से उनको रडार से विक्टरिंग करा रहे थे, उनको कंट्रोल कर रहे थे। तो हमारे मतलब जिन ने भी ये 65, 71 कारगिल वार्स वगैरह लड़ी हैं, हमारे लिए सब इंस्पिरेशन है। बेसिकली हमारी लेगेसी इतनी ज़बरदस्त है कि हमें उनको मेंटेन करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मतलब उनकी मिसालें दी जाती हैं कि यार उस वक्त तो उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, उसके बावजूद भी वो इतने प्रोफेशनल थे। तो तुम लोगों को उनसे ज़्यादा प्रोफेशनल होना पड़ता है, क्योंकि बहुत जंग एडवांस हो गई है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है, बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। तो आपने उसके साथ अपने आप को पैरिटी में रखना है, तो उनकी लेगेसी मेंटेन करना बेसिकली हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट थ्रू आवर ट्रेनिंग कि हम उनको अचीव करें, और नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह अगर मुल्क को ज़रूरत होगी तो विल परफॉर्म द सेम वे जिस तरह उन्होंने किया। ओके, स्कॉटलैंड में पाकिस्तान का जो हमारा एयरफोर्स का जो रडार सिस्टम है ये कितना स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा इस बारे में भी हमें बताइएगा, हमारी ऑडियंस जो देख रही है उनको। वेल अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इक्विप्ड विद द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। हमारे पास काफ़ी हाई लेवल, लो लेवल एंड मीडियम लेवल रेडार्स हैं, एंड जो कि 24/7 365 डेज़ रिगार्डलेस ऑफ व्हाट the event is, what the thing is going on, is being manned by our officers and by our air defense officers and our airmen. उनके ऊपर वो मैन हो रहा है, and we are looking deep inside Indian territory. और हम we are well aware कि इस वक्त कौन सी चीज़ कहाँ पे किस लेवल के ऊपर
वो है, और इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो आइडेंटिफिकेशन, मतलब वो हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है. वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड इट्स जस्ट अ प्रोसेस ऑफ सेकेंड्स. टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको अपना माइंड जो है वो विदाउट इमोशनल बीइंग गेटिंग इमोशनल, आपको स्टेबिलिटी के साथ डिसाइड करना एंड देन यू हैव टू रिएक्ट. ये दोनों चीज़ें साथ साथ हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारे पास अमेरिकन सिस्टम्स भी हैं. एंड देन जो इसका वो है, दे आर ऑल ओवर द पाकिस्तान. वी हैव कवर्ड ऑल ओवर पाकिस्तान, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. वी आर वॉचिंग इन द सीज, we are watching in the Himalayas, Indian territory, Afghan territory, and moreover we got eyes in the skies as well. So till 1 lakh feet nobody can dare to enter in my किसी को airspace भी कुछ unauthorized. करने से पहले 1000 बार सोचना. 1000 मरतबा काम है मेरे ख्याल से. Oh God. 1000 मरतबा काम होगा, because no one can dare to enter my airspace unauthorized. Amazing. ताली होनी इसके चाहिए. ऊपर मैं सिर्फ एक शेर कह दूं कि मेरी सरहद पर पहरा है ईमान का, मेरे मुल्क पर साया है कुरान का. ये जब ईमान के साथ पहरा दे रहे हैं तो उसको कुछ नहीं हो सकता. और वो कहते हैं ना कि मेरे फौजी जवां जुर्रतों के निशान, मेरे अहले कलम अजमतों की जुबान. बात तो ये है कि जब हमारे ये फौजी आज बैठे हुए हैं ना, दे आर ऑल, मैंने इनसे पूछा, दे आर ऑल फ्रॉम डिफरेंट सिटीज. वो एबटाबाद से हैं, वो काड़ा से हैं, ये कड़क से हैं. लेकिन जब प्रोफेशनलिज्म आता है, सोल्जरिज्म आता है, पाकिस्तान का दिफा है, तो ये सब एक शीशा पिलाई की दीवार है. और यही इनकी खूबसूरती है, यही पाकिस्तान का दिफा है, यही हमारी कौम की यकजहती है. दिस इज द यूनिटी. यही हमारा दुश्मन को पैगाम है कि हमें कमजोर ना समझे. हम, अल्लाह का शुक्र है, कोयटा से लेकर पेशावर तक, कराची से लेकर लाहौर तक, हर जगह हम पाकिस्तानी एक मुत्तहिद कौम है. और अल्लाह के हुक्म से अगर कभी भी दुश्मन ने हमें चैलेंज किया तो हमारी फोर्सेस भी जवाब देंगी. पाकिस्तान का एक एक बच्चा जवाब देना जानता है. औरतें, हम जहां हम कहते हैं ना हमारी 1.3 मिलियन फोर्स है आर्मी, और वो उसके साथ साथ हम 22 करोड़ आवाम भी फौजी ही हैं. हम अपने मुल्क पर मर मिटने को तैयार हैं. और ये देखें कि दुश्मन कभी भी इस गफलत में ना रहे कि हम उसको किसी भी तरह अपने ऊपर हावी होने दें. हम सब जब पाकिस्तान ने इतना अच्छा जेस्चर दिया इंडिया को, और कैसे फर्स्ट एड की गई, अभिनंदन की, और हमारी उन ऑफिसर से भी हमने देखा इंटरव्यू को, टीवी पर, मीडिया पर देखा. और फिर जब न्यूज़ मीडिया पर अनाउंस किया गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अनाउंस किया गया कि हम खैर सगाली के तौर पे अभिनंदन को जो है वो उनके वतन खैर वाफियत से वापस भेज रहे हैं. सो ये कैसा जेस्चर था, हमारा पॉलिटिकली मूव कैसी थी, ये जेस्चर कैसा था, और इंडिया को इससे कैसे मुंह की खानी पड़ी? बिल्कुल. ये देखिए, ये दुनिया की जितनी तारीख है ना, उसके अंदर मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतरीन जेस्चर था पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से हमारे, कि हमने दुश्मन को दिखा दिया कि हम उसके साथ क्या कर सकते हैं. और उसके बाद हमने उसको जो जेनेवा वॉर प्रिजनर कन्वेंशन है उसके तहत रिलीज किया. लेकिन यहाँ बुल्ले शाह का एक शेर है, कहता है कि जो नीचियां दी यारी होती है ना, नीचियां दी यारी, वो अपनी औकात दिखा देते हैं. आपने उनके मीडिया को देखा कि उन्होंने क्या झूठ बोलने शुरू कर दी और क्या खराफात कहनी शुरू कर दी. सर तो जी, इससे तो कबूतर से भी अगर खौफ खा जाए तो ये तो हमारे जो सोल्जर्स हैं, और जिन जदीद इक्विपमेंट और तैयारों की बात की, तो जब कबूतर के पर से खौफ खा जाए वो हमारे जहाजों का मुकाबला कैसे करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है. और सबसे बड़ी बात ये कि आज अगर पाकिस्तान की जो सरहदें हैं वो महफूज हैं, तो वो हमारा जज्बा ईमानी है और हमारा प्रोफेशनलिज्म है और हमारी ट्रेनिंग है. और मैं ये कहूँगा कि मतलब आई ऑलवेज गेट इमोशनल. मैं जब अपने फौजी भाइयों को देखता हूँ, एयरफोर्स के जवानों को देखता हूँ, नेवी के जवानों को देखता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने इनकी वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं, आप सुकून की नींद सोते हैं, हम अपने बच्चों को जो है वो हम पढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. सो वी ओ देम अ सैल्यूट, वी ओ देम अ थैंक्स ऑलवेज. अमेजिंग. और इसी के साथ ब्रेक पे जा रहे हैं. जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम के इख्तिताम पे कुछ और बातें हमारे मेहमानों से जानेंगे. ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं आज हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, हमारे जितने भी जवान हैं जो सरहदों पर मौजूद हैं, उनको ट्रिब्यूट और सलाम पेश करते हैं उन बहादुर माओं के बेटों को, इस मुल्क के जवानों को. स्टे विद अस.
वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। हम न्यू पाकिस्तान में आज हमारे हीरोज़ को ट्रिब्यूट और सलाम पेश कर रहे हैं। वैसे तो कोई मुआजना है नहीं, लेकिन जो पाकिस्तानी फ़िज़ाया है और जो इंडियन फ़िज़ाया है, कैसे इसका कंपैरिजन फिर भी आप देखते हैं? अगर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी हम बात करें तो क्वांटिटी में उनके पास हमेशा से स्ट्रेंथ रही है, मतलब ज़्यादा होते हैं उनके पास जहाज़, वो बिकॉज ऑफ देयर एरिया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करना है और उनका मुल्क बड़ा है हमारे से, तो उस लिहाज से उनकी क्वांटिटी उनको सफाइस करती है। और उनको काउंटर करने के लिए जितना हमारे पास जितना कुछ होना चाहिए वो हमारे पास है। हम एट द सेम टाइम ऑफेंस डिफेंस दोनों कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी भी अगर हम बात करें तो दोनों एयर फोर्सेस कंपेटेबल है, मतलब पाकिस्तान एयर फोर्स को थोड़ा सा एज रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। हमारे पास अच्छे क्वालिटी की टेक्नोलॉजी है, अच्छे क्वालिटी के जहाज़ हैं, अच्छे क्वालिटी के रडार सिस्टम है, बट वो भी इतने पीछे नहीं है, मतलब लेकिन इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग और प्रोफेशनलिज्म की अगर हम बात करें तो मतलब ये मैं नहीं कह रहा, ये हिस्ट्री कह रही है। 1965 से लेके टिल 2019 जो हमने ऑपरेशंस किए हैं 2019 तक, तो उसमें मेरे ख़्याल में दुनिया को नज़र आ रहा है कि क्या कंपैरिजन है दोनों फोर्सेस का। मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में जहाज़ होने के बावजूद भी या तो उनके पास ट्रेनिंग की इतनी अच्छे वो नहीं है, सिस्टम नहीं है, या फिर उनमें विल टू फाइट नहीं है, या क्या चीज़ है ऐसी जो कि मतलब हम उनसे थोड़ा सा एज ले जाते हैं इन चीज़ में, प्रोफेशनलिज्म में और ट्रेनिंग में। और ये सिर्फ इस वजह से नहीं कि मैं किताबी बातें कर रहा हूँ, ये हिस्ट्री रिकॉर्ड है, ये हमारी हिस्ट्री। और अगर हम हमारी इस्लामिक हिस्ट्री की बात करें जो हम ब्रेक में जिक्र कर रहे थे, तो ये जज्बा, ये जुनून जो है, ये हमें अगर कहा जाए विरासत में हम तक आया है, हमारे हीरोज तक, और हम तक पहुंचा तो गलत। मैंने जैसे आपको ब्रेक में शेर सुनाया कि हम तो अपना जिगर आगे करने को तैयार है, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमा। हम जब रेडी है कुर्बानी देने के लिए तो फिर दुश्मन के लिए पीछे हटने के सिवा और शिकस्त के अलावा कोई चॉइस नहीं। अच्छा, पाकिस्तान के पास कितने किस्म के जंगी जहाज मौजूद हैं और वो कितने खतरनाक हैं, इस दुश्मन को ज़रा बताएं हम आज हमारे शो में भी। वेल, अगर हम टाइप्स की बात करें तो वी गॉट मल्टीपल टाइप्स जिनमें मल्टी रोल फाइटर्स हैं, ऑल ऑफ देम आर मल्टी रोल, ठीक है, और इस हद तक खतरनाक है कि वो अभिनंदन को आसानी से गिरा सकते हैं। इससे ज़्यादा मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होते हैं, हर जहाज़ का एक अपना रोल होता है। बाज़ जहाज़ों को आप एयर टू ग्राउंड्स में यूज़ करते हैं, बाज़ जहाज़ को आप एयर टू एयर फाइट में यूज़ करते हैं, बाज़ जहाज़ों को आप सपोर्ट रोल में यूज़ करते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का दौर है तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी यूज़ होते हैं। आप एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम जहाज़ के ऊपर लगा होता है, उसी में फाइटर कंट्रोलर बैठे होते हैं, वो डीप इनसाइड एनिमी टेरिटरी देखते हैं, गाइड करते हैं। बट इस पे दनियाल मज़ीद एलिबोरेट कर सकते हैं, ही हिमसेल्फ इज़ फ्लाइंग अ फाइटर। तो बेसिकली डिफरेंट जहाज़ हैं, जिसमें सर ने बात की कि मल्टी रोल है, वो दोनों काम कर सकता है। ही कैन गो फॉर द एयर टू ग्राउंड रोल, यानी बॉम्बिंग भी कर सकता है, प्लस एयर टू एयर फाइट भी कर सकता है। देयर आर सर्टेन एयरक्राफ्ट जो कि नॉर्मली एयर टू ग्राउंड रोल के लिए ही यूज़ होते हैं, जस्ट लाइक हमारे मिराज एयरक्राफ्ट हैं जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइंड ही एयर टू ग्राउंड रोल्स के लिए हैं, कि बॉम्बिंग करने के लिए, ग्राउंड टारगेट्स इंगेज करने के लिए। तो वी हैव मल्टीपल एयरक्राफ्ट्स इंक्लूडिंग JF-17, F-16, मिराजेस, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के एयरक्राफ्ट्स हैं हमारे पास, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के एयरक्राफ्ट्स हैं हमारे पास। सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज, इट्स अ कंप्लीट सिस्टम जो कि एक एयरफोर्स रन कर रही है। अच्छा, थोड़ा सा हमें एयर रडार, जो आपका एयर डिफेंस रडार, जब ये सारा वाक़या हो भी रहा था तो आई एम श्योर वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सिचुएशन किस तरह से, आई एम श्योर बहुत सारी बातें बाद में हमारे मीडिया पर भी हमने सुनी, क्या क्या सिचुएशन कैसी उस वक्त की जब इस तरह की कुछ सिचुएशन बिल्ट इन हो रही होती है और इतना एक्टिव हमारी फोर्सेस हो जाती हैं, तो थोड़ा सा हमें वो बताइएगा उस बारे में। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि हमारे लिए सिचुएशन सेकंड्स में चेंज होती है। एक जहाज़ आपके बॉर्डर के पैरेलल फ्लाई कर रहा है, अचानक वो आपकी तरफ मूव करता है, तो आप पीस टाइम से डायरेक्ट 2 सेकंड में वार टाइम में चले गए। तो उस वक्त हमारे जो सीनियर सुपरवाइजर्स हैं, जो ग्रुप कैप्टन लेवल रैंक के होते हैं, कमांडर लेवल रैंक के होते हैं, वो आ जाते हैं, वो हमारे पीछे खड़े हो जाते हैं। तो एक मतलब सिचुएशन चेंज हो जाती है। आप एक पीस टाइम ऑपरेशन से वार टाइम में आ गए तो फिर वही वाली बात, आप कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं। अच्छा ठीक है, मेरे जहाज़ को मैंने स्क्रैम्बल करा दिया है, अब मेरा जहाज़ आएगा, मैं उसको RTP लूँगा। अब करना क्या होता है कि आपने जो ट्रेनिंग की हुई थी उसी कैलकुलेशंस के मुताबिक आप चल रहे होते हैं कि मैं अपने जहाज़ को ऐसी पोजीशन पे लेके आना है कि वो आराम से उसको मार दे और ख़ुद सेफ रहे, उसकी रेंज से बाहर रह के उसको मार दे। उसके लिए
हमारे कुछ टैक्टिक्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो कि हम नॉर्मल रूटीन में प्रैक्टिस करते हैं। मतलब अभी अगर से मैं जाऊँ, जब ड्यूटी पे जाऊँगा तो हमारी रूटीन में चल रही होती है। मैं इसमें एक चीज़ छोटी सी बताऊं कि मैंने पिछले दिनों फिर मुझे बात याद आ जाती है, मैंने पढ़ा कि जब इंडिया ने राफेल लिए तो फ्रेंच पायलट्स जो है ना वो उड़ा के लाए इनको देने के लिए, कि जैसे होता है डिलीवरी देने के लिए कि इनसे तो उड़ाए भी नहीं जाने। और मेरा एक दोस्त एयरफोर्स में, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो पायलट्स हैं वो राफेल के भी इतने यूज्ड टू हैं कि जब कतर ने लिए थे तो फ्रांस से कतर तक फ्रांस ने पाकिस्तानी पायलट्स से कहा था कि प्लीज आप इनको ले जाएं। तो कैसी बात है कि हम तो दुश्मन की तैयारियों से अल्लाह का शुक्र है बहुत आगे हैं। फिर JF-17 थंडर पाकिस्तान का सेल्फ सफिशिएंट प्लेन, फाइटर प्लेन है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान पूरी दुनिया को डिफेंस सिस्टम दे रहा है। JF-17 जो है वो पाकिस्तान जहाँ जहाँ भी एग्जीबिशंस होती हैं पाकिस्तान को बहुत बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं उसके। मैं यहाँ पे प्रोग्राम के हम आखिरी हिस्से में हैं और हम हमारे हीरोज़ को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं और उनके बहादुरी के किस्से हम जान रहे हैं जो हमारे मुल्क के जवान हैं। मैं उसके साथ साथ इनकी माओं को भी सलाम पेश करती हूँ और अकीदत भरा सलाम पेश करती हूँ कि कैसे आपके ये सपोर्ट ने, इनकी ट्रेनिंग आपने, इनकी तरबियत, मेरे ख्याल से वो फर्स्ट तरबियत यकीनन उन माओं की गोदों ने की है। तो उन सारी माओं को मैं सलाम पेश करती हूँ एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारी आज की इस ख़ास ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकाला। हामिद साहब आपका, हमारे मेहमानों का, और यकीनन इट्स अ क्लियर मैसेज ना सिर्फ हमारे दुश्मन को बल्कि पूरी दुनिया को कि कोई भी मैली आंख से पाकिस्तान पर नज़र उठाकर नहीं देख सकता है और जिसने जुर्रत ऐसी की उसने अपना अंजाम भी देख लिया, अपने अंजाम को भी वो पहुंचा। आई होप आपको हमारी आज की ट्रांसमिशन पसंद आई होगी, तो फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, वीकेंड भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।